नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सविता सियाल। अक्सर आप रेडियो बूज के माध्यम से मुझे मिलते हैं और संवाद कार्यक्रम में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाती हूँ जो साहित्य के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में अद्भुत कार्य करे। तो जानते हैं श्रोताओं, आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिन्होंने अभी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत अच्छे उम्दा साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं, गीत लिखते हैं और हरियाणा राज्य राइफल शूटिंग 2021 में प्रथम स्थान ग्रहण कर चुके हैं और परंपरा संस्था के संस्थापक हैं और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। जी हाँ, आज मेरे साथ हैं श्री राजेंद्र राज निगम जी और सोने में सुहागा। देखिए मित्रों, आज उनके साथ उनकी अर्धांगिनी भी आई हैं, उनकी पत्नी जो उच्च कोटि की कवित्री हैं, बहुत सुरीली आवाज मलिका हैं और अपने गीतों से सबका मन मोह लेती हैं। साथ ही साथ महिला काव्य मंच हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष भी है। तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, श्री राजेंद्र राज निगम जी और इंदु निगम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नमस्कार, आपका भी और हमारे श्रोताओं का भी। जी, सभी को नमस्कार करते हैं। तो मित्रों, जानते हैं उनसे परत दर परत वो साहित्य से कैसे जुड़े, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के विषय में भी बात करेंगे और साथ साथ वो कपिल शर्मा शो जो आपको हंसाता है, गुदगुदाता है, विश्व में प्रसिद्ध है ये टीवी शो, वहां पर भी ये अपनी शिरकत कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे, पहले उनकी साहित्यिक यात्रा के विषय में और उसके बाद कपिल शर्मा शो के विषय में। एक बार और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आप दोनों का। निगम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी साहित्यिक यात्रा किस उम्र में आरंभ हुई और क्या कोई आपका मोटिवेटर था, कोई आपके परिवार में लेखक थे जिनसे आपको लिखने की प्रेरणा मिली? बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके बहुत बहुत आभार किया है और आदरणीय मुकेश गंभीर जी, बूज रेडियो के संस्थापक, उनका भी आभार। तो जहाँ तक बात है ये कविता की जी, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि शायद 12-13 साल की उम्र में मैंने कुछ लिखना शुरू किया था जी। कुछ लिखते थे, इसको कभी रख देते थे, कभी फाड़ी फेंक देते थे, पता नहीं था क्या है, कविता है, गीत है, गजल, दोहा, कुछ नहीं पता था, लेकिन उद्गार थे तब भी। बस अपने मन में जो आता था लिखते रहते थे जी। उसके बाद जब मेरी बैंक में जॉब लग गई, पंजाब नेशनल बैंक में जी, तो जो नए स्टाफ हमें ज्वाइन करते थे बैंक में, या किसी का ट्रांसफर हुआ या किसी का रिटायरमेंट हुआ जी, तो लोग भाषण देते थे, मैं भाषण नहीं दे पाता था, तो मैं उनके लिए कविता लिख देता था। क्या बात है। तो ऐसी कविता लिखता था जिससे उनका नाम बन जाता था, पहले अक्षर को जोड़ के हर कविता की हर लाइन के जी, तो वो उनको भेंट देने लगा। वो सिलसिला चलते चलते 50-60 कविताएं धीरे धीरे इकट्ठी हो गई जी। और उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि पुस्तक का प्रकाशन किया जाए, तो उन्हीं कविताओं में कुछ और कविताएं जोड़ के एक पुस्तक निकली जी जी, इसका नाम तुम्हारे नाम की कविता। तुम्हारे नाम की कविता, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई है जी जी। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है आपका। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने मतलब इस तरह की कविताएं लिखी जो किसी न किसी के नाम के साथ जुड़ती हैं और हर पंक्ति का जो पहला अक्षर है उससे उस व्यक्ति का नाम बनता है जी। अरे राजेंद्र निगम जी, आपका पेन नेम राज है जी जी जी। तो आपसे हम बहुत से राज जानेंगे आपकी जिंदगी के, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इंदु जी स्वागत है आपका एक बार फिर। क्या से इट अगेन, इंदु जी आपका स्वागत है एक बार फिर। आपने कब से लिखना आरंभ किया, आपकी साहित्यिक यात्रा कब से शुरू हुई? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं भी अगर बताऊँ तो जब मैं पढ़ती थी जी, स्टूडेंट लाइफ में अपने, तो अपना थोड़ा बहुत जैसे नहीं वो टाइटल बनते थे हम लोगों के समय में, स्कूलों में दिए जाते थे, फेयरवेल पार्टी में जी, फेयरवेल पार्टी में, और वो होली में बनते थे टाइटल, वो दिए जाते थे, तो वो सब लिखा करते थे। लेकिन फिर बस उसके बाद आगे कुछ नहीं ज्यादा कंटिन्यू किया।
और हम लोग मेरी शादी हो गई और हम लोग अपना बच्चे हो गए, उनके उसमें बिजी हो गए, घर गृहस्थी में उलझ गए। बिल्कुल, बच्चों को पालने लगे। उसके बाद जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए और अपने जॉब में चली गई बेटी, तो फिर हम लोगों ने सोचा, मतलब ये जब भी प्रोग्राम में जाते थे राज साहब, तो मैं भी उनके साथ जाती थी, एज ए श्रोता ही जाती थी। उसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ रिवाड़ी, तो बस उसी समय शायद माँ की कृपा हुई फिर से मुझे। और वहाँ थोड़ा पहले तो शुरुआत में हम किसी को नहीं जानते थे, रिवाड़ी में अकेलापन था। तो बस ये इनको ऐसे ही मैं कहती थी, अरे भाई कहाँ से कहाँ आ गए, क्योंकि गाजियाबाद में जब हम लोग रहते थे तो बहुत अच्छे परिचय था हमारा। तो वहाँ पे इन्होंने कहा ये बहुत अच्छी लाइन बन रही है, कहाँ से कहाँ आ गए, इसको सकारात्मक सोचो और एक कविता बना डालो, रोज लिखा करो उसको, कुछ लिखी जाएगा। फिर मैंने धीमे धीमे कोशिश करी। इंदु जी, आप एक बात समझिए कि लिखने के लिए एकांत चाहिए, और वो एकांत आपको मिल गया उन दिनों। बिल्कुल। और ये मेरी आप बीती भी है। कानपुर में मेरे पति का ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ भी हमें कोई जानता नहीं था, बहुत ही बोरियत कह लीजिए शुरू में, कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन वहाँ जो एकांत मिला, मैं भी तब लेखन से फिर से जुड़ी। बचपन में तो लिखती थी जी, तो वही आपकी मेरी एक ही कहानी है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपको अगर जीवन साथी ऐसे मिल गए जो साहित्य में रुचि रखते हैं, तो मेरी प्रेरणा राज साहब ही, आपकी प्रेरणा राज साहब है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल उनकी साहित्यिक यात्रा में भी उनकी हमराही हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और राजेंद्र जी, आप पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व प्रबंधक रहे हैं जी, और ऐसी स्थितियां भी आई होंगी जब एक और आपका कवि हृदय आपको पुकार रहा है और दूसरी ओर आपको ऑफिस में जाना है, पहुंचना है, और ऐसे में जो ये कश्मकश थी जिससे आप कई बार निकले होंगे, तो आप साहित्य के लिए कैसे समय निकालते थे उससे? ये अगर आपके मन में कुछ है कि हमें ये करना है, तो आप 24 घंटे में बहुत समय आपके पास है जी। चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, अपने मन का कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा आपको, तभी जिंदगी आपकी सफल हो पाएगी। इसके लिए समय ना निकाल पाना, ये कहना ये गलत है। हम समय अब निकालते हैं और हमने भी निकाला। बैंक आते जाते समय जो रास्ते में समय मिलता था, बस में, ट्रेन में, या फिर लौट के आने में, या कभी कभी बैंक में भी कोई बात ऐसी आती है, इसी बात से भी कविता निकल आती है। आप देखेंगे दिन भर आपने अगर 10 लोगों से बातें करी हैं, तो कम से कम 2 लोगों की बातों से कोई ना कोई ऐसा लक्षण निकलेगा, कोई ना कोई लाइन बन जाएगी। बस उसको पूरी करना आपके ऊपर निर्भर है, कितनी जल्दी पूरी करते हैं। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ। बिल्कुल। देखिए, अगर आप संवेदनशील हैं तो आपका मन कहीं भी, जो भी बात आपके मन पे छाप छोड़ती है, दिलो दिमाग के ऊपर छाप छोड़ती है, उससे कुछ ना कुछ आप कविता या कहानी बना लेते हैं। ये एक कवि की विशेषता होती है कि संवेदनशील है, तो किसी भी स्थिति को वो कविता में अपने उसमें चढ़ा लेते हैं। बहुत सुंदर। आपकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, इससे पहले लापता आदमी एक पुस्तक आपकी आई है, वो क्या गजल संग्रह है या काव्य संग्रह? जी, लापता है आदमी गजल संग्रह है जी। क्योंकि जैसे हमारे देश में या दुनिया में भी हर तरह के लोग हैं, इंसान कम होते जा रहे हैं, आदमी कम होते जा रहे हैं, उसी को ध्यान रखकर इंसानियत होती जा रही है। ये दिख रहे हैं चेहरे और जो ये किताब का नाम रखा गया है, उसका जो शेर मैं पढ़ देता हूँ कि हिंदुओं मुस्लिम सिखों से है भरा अपना वतन। क्या बात? कि हिंदुओं मुस्लिम सिखों से है भरा अपना वतन, पर न जाने क्यों यहाँ से लापता है आदमी। लापता है आदमी, मानवता कहीं ना कहीं खोती है। बिल्कुल। व्यक्ति बहुत ज्यादा। और ये भी बहुत अच्छा है कि इन दोनों पुस्तकों में राज साहब की भूमिका हमारे परम आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की लिखी। अरे वाह वाह, कुंवर बेचैन तो साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे आपका परिचय कब कहाँ? मेरी पोस्टिंग पंजाब नेशनल बैंक में गाजियाबाद में हुई थी जी 2004 में जी। तो उसके बाद अगले ही साल वहाँ पर एक संस्था की किताब है जो हमने कवियों की जी, उसमें हमने ज्वाइन कर लिया और कवियों से जुड़े। तो पहली गोष्ठी में ही आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी से मुलाकात हो गई और इतने वो विनम्र व्यक्ति थे कि हम लोग पहली मुलाकात हमने कहा हम आपके घर आना चाहते हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने बिना एक क्षण गवाए कहा आप आज ही शाम को आइए। हम लोगों के घर पहुंचे, उनकी चरण स्पर्श की आशीर्वाद मिला और हमारी कविताओं में, हमारी गजलों में उनका जो योगदान है वो हम लोग जिंदगी कभी नहीं भूल सकते। बहुत सुंदर। कोई ना कोई साहित्य ही माध्यम बन गया, कुछ भी माध्यम बन सकता है अगर आपको 2 व्यक्तियों को भगवान ने मिलाना है। इंदु जी, आप किस
विधा में लिखते हैं? मैं दोहे भी लिखती हूँ, माहिया भी लिखती हूँ। माहिया मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह। और गीत लिखती हूँ। गीत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गा के पढ़ना, तो मैं गीत लिखती हूँ। बहुत। और सरस्वती वंदना मैंने जो लिखी, जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहले सरस्वती वंदना ही लिखी थी। तो वो वंदना हमारी रिवाड़ी में इतनी फेमस हुई, एक स्कूल में भी चल रही है। अरे वाह। और वहाँ पे, और मतलब मैं अधिकतर वहाँ प्रोग्रामों में पढ़ने जाती थी। रिवाड़ी में कौन से स्कूल में आपकी वंदना है? उमा भारती पब्लिक स्कूल। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता हुई जानकर। तो हो जाए आपकी सरस्वती वंदना के कुछ अंश हमारे श्रोताओं के लिए। जरूर। मामाणी का आदेश, वंदना का आदेश हुआ है, मैं पढ़ती हूँ। स्वागत। लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा। मन भ्रमित हो गया था, दिशाहीन था, अपने वश में नहीं था, पराधीन था, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, थी अंधेरी डगर राह कांटों भरी, मुश्किलों से तुम्ही ने उबारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। गीत अपनी मधुर राग खोने लगे, छंद भी अपनी पलकें भिगोने लगे, भाव निस्तेज थे, शब्द निष्प्राण थे, भाव निस्तेज थे, शब्द निष्प्राण थे, ज्ञान देकर तुम्ही ने निखारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। और अंतिम छंद, जो तुम्हारी चरण धूल को पा गया, इस धरा पर गगन पर वही छा गया, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, हम तुम्हारी शरण आ गए माँ सुनो, ध्रुव के जैसा बना दो सितारा हमें, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें, लेखनी पर कृपा तुम हमारी करो, शारदे माँ तुम्हारा सहारा हमें। इंदु जी बहुत ही सुरीली और बहुत ही उत्कृष्ट सरस्वती वंदना। बहुत आनंद आया हमें आपका जी, बहुत आनंद आया हमें। और आप ऐसे ही लिखती रहे, माँ आपकी वाणी में और मधुरता लाए और आपकी लेखनी को सशक्त करे, ये हमारी शुभ कामनाएं हैं आपको। और चलिए वापस चलते हैं निगम साहब के पास। निगम साहब, पिछले कुछ वर्षों से साहित्य का स्वरूप बदल गया, आप मेरे साथ सहमत हो? अनेकों छोटी बड़ी साहित्यिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और इन आयोजनों में बहुत सारे सम्मान और पारितोषिक बांटे जाते हैं। देखिए, अच्छी बात है सम्मान मिलना, पुरस्कार मिलना, लेकिन अब देखने में आया है कि सम्मानों का जो है एक व्यापार सा होने लगा। ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे दें, हम आपको सम्मानित करते हैं, या आपने हमें सम्मानित किया है, अब हम आपको सम्मानित करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो एक साहित्यिक साधना है, साहित्य की जो पवित्रता है, इसको क्षति पहुंच रही है। मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छे उम्दा रचनाकार हैं, कई बार जो उचित पात्र है उस तक पुरस्कार नहीं पहुंचता जो उस सम्मान के काबिल है, और उनको मिल जाता है जिनकी बहुत जान पहचान है। कहा जाता है, एक कहावत है कि जिसकी जितनी जान पहचान उतना ही दिखता कवि महान। अब ये भी होने लग गया है। तो इस विषय में आपके क्या विचार है? देखिए, जो संस्थाएं खुल गई हैं
जी। उसमें से मेरे हिसाब से 70% संस्था तो वो है जो सिर्फ सरकार से या अन्य साधनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ही खुली हुई सिर्फ जी। तो उनको अनुदान मिल जाते हैं और उनके कार्यक्रम कितने होते हैं ये हम सब देखते हैं। और जहां तक खुद कुछ राशि दे के सम्मान कराने की बात है तो वो गलत है, सरासर गलत। बिल्कुल सरासर गलत है और ये साहित्य नहीं है, ये व्यापार है। बिल्कुल ये समझौता है कि हम आपको खुश करेंगे, आप हमें खुश करिए, साहित्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में मेरी गजल के दोषे में बताता हूँ आपको कि खुद की नजरों में गिर जाए दौलत की खातिर। क्या बात है। खुद की नजरों में गिर जाए दौलत की खातिर ऐसा हरगिज कलमकार खुददार नहीं करते। अगर खुददारी नहीं है तो फिर साहित्य प्रेमी नहीं है, कलमकार नहीं है। बिल्कुल वो कलमकार नहीं है। और जो बख्शिशें बांट रहे कदमों पर झुकने से, ये भी होता है कि अगर आप हमें हमारे आगे झुक जाएंगे, हमें नमस्कार करेंगे सुबह शाम तो आपको बुलाएंगे हम। जी जी। कि जो बख्शिशें बांट रहे कदमों पर झुकने से उनके स्वर्ण पदक भी हम स्वीकार नहीं करते। क्या बात है, बहुत सुंदर खुददारी के शेर। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने इस विषय में अपने विचार रखे। देखिए साहित्य एक साधना है। आप सोचें कि बस आपने थोड़ी कुछ लाइनें लिख ली और ये साहित्य हो गया, ये वास्तविक साहित्य नहीं। लेकिन आपको फेसबुक पे लाइक्स भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे बहुत तारीफें भी मिल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय आत्मविश्लेषण करें। देखिए जो रचना आपके पाठक के दिल में सदियों तक रहती है वही वास्तविक रचना। बिल्कुल सही जी। और एक और प्रश्न मेरे जहन में आता है, अक्सर कोई बुलाता है ये प्रश्न कि हिंदी सोशल मीडिया से जुड़ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही सुखद अनुभव है। ये जो डिजिटल क्रांति आई है उससे ये है कि उंगलियों की थिरकन से कुछ ही क्षणों में आपकी रचना विश्व के कोने कोने में जो हिंदी प्रेमी साहित्य प्रेमी है उन तक पहुंच जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लघु कथा कलश, काव्य कॉर्नर आदि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। रचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही सुगम हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो रचना की गहनता है वो कहीं ना कहीं वो उसका ह्रास हो रहा है। देखिए यहाँ रचना लिखी और जल्दी रहती है रचयिता को या युवा जो हमारे कवि हैं, मैं काफी रचनाएं पढ़ती हूँ कि मैं जल्दी से इसको फेसबुक पे डाल दूं, व्हाट्सएप पे डाल दूं, और आपने जिनकी कविताओं को लाइक किया है वो भी आपकी कविता को लाइक करेंगे, जिनको नहीं किया आपकी रचना उम्दा है तो भी नहीं करेंगे। तो इस तरह के ये जो चल पड़े हैं प्रचलन, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो दूर गांव में बैठकर एक उत्कृष्ट कोटि का रचनाकार है, लेकिन उसके पास वाईफाई नहीं है या इस उम्र में वो नई तकनीक से नहीं जुड़ सकता, तो उसकी रचना देश विदेश में नहीं पहुंच पाती, कम लोगों तक पहुंच पाती है। तो इस रचना के लिए यही हम कहेंगे, ऐसी रचनाओं के लिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं को भी पढ़ें। समाचार पत्रों के जो साप्ताहिक जो विशेषांक निकलते हैं या जो साप्ताहिक साहित्यिक पृष्ठ होते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। केवल ये नहीं कि आप डिजिटल पढ़ें, हो सकता है आपको बहुत अच्छी उत्कृष्ट रचना किसी पत्र पत्रिका में मिल जाए। जी। आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदी को जो सोशल मीडिया बढ़ावा दे रहा है ये तो बिल्कुल निश्चित है कि बहुत ही बढ़ावा दिया है इस बीच, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ये दुनिया जान गई है कि अगर हिंदी को बढ़ाएंगे हम तभी हमारा दुनिया में पकड़ रहेगी। और उनका अगला माध्यम भले व्यापार हो उससे, लेकिन जो उनका व्यापार के वजह से भी भले बढ़ा रहे हैं वो, लेकिन कम से कम हिंदी को उन्होंने पूरी दुनिया ने सम्मान दिया है जी। तो इसके लिए फक्र की बात है। जो नए बच्चे हमारे हैं जी, वो जो हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, कई कवित्री नहीं भी है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं वो भी जो हिंदी से दूर जा रहे हैं। जैसे कि एक शेर में आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक तो समझती आज की पीढ़ी, मगर अगर उनसे कहें 69 तो जानते हैं, 70 जानते, अगर 69 कहते हैं तो शायद बहुत अच्छे बता पाएंगे। तो मैथमेटिक तो समझती आज की पीढ़ी, मगर वो समझ पाए गणित ये ज्ञान दे पाए नहीं। क्या बात। तो हिंदी को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन जो आज के हम जो साहित्यकार हैं, हमने आज अपनी गजल लिखी या गीत लिखी या दोहा लिखा और हमें खुद नहीं पता क्या वास्तव में गजल है या गीत है या दोहा है, और हम फेसबुक डाल देते हैं। अगर कहीं से
कोई जानकार स्वस्थ प्रतिक्रिया, कोई जानकार ये लिख दे कि आपके में कमी है तो उसको वो ब्लॉक कर देते हैं। तो अब कोई नहीं लिखता इस बात को कि आपकी कविता में कमी है, आपकी मात्राओं में कमी है, आपके छंद में, सब कहते हैं वाह वाह कमाल कर दिया। नहीं ये तो ठीक हम नहीं सब ये है। सुनना चाहते हैं, तो ये बड़ी खराब बात। अगर हम आलोचना सुनना शुरू कर दें जिस दिन, उस दिन हमें निखार आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि फेसबुक और इस पर अगर आपको कोई प्रतिक्रिया दे रहा है या सुधार के लिए आपको कुछ, अगर आप कुछ नेगेटिव भी पढ़ने को मिल रहा है तो उससे आप विचलित ना हो। मतलब ये कि वो आपको सुधार की ओर ले जाना चाहता है। देखिए, की बात है, आज तो उससे झगड़े होने लगे हैं। पहले लोग कहते हैं ये टर्निंग मिस्टेक थी, जी अगर वहां तक बात समझ जाती, अगर उसके आगे भी सुझाव देने वाला बताता नहीं ये गलती थी तो उसको ब्लॉक कर देते हैं या ग्रुप से निकाल देते हैं या लड़ाइयाँ हो जाती हैं। गलत है, ये बहुत हो रहा है आजकल के जमाने में, बहुत गलत है। देखिए, स्वस्थ प्रतिक्रिया का स्वागत करें और अगर वो आपको कुछ संशोधन करना के लिए कहते हैं तो उसके लिए भी खुला दिल रखें, खुले विचार रखें और संशोधन करें अगर आप सुधार करना चाहते हैं। उसके बिना फिर साहित्य नहीं रहेगा। जी। और समाचार पत्रों की जो साहित्यिक पृष्ठ हैं, मैं सभी साहित्य प्रेमियों से कहूंगी और जो हमारे श्रोता हैं उनको भी कहूंगी कि जब भी समय मिले पत्र पत्रिकाएं अवश्य पढ़ें। जी ठीक है। मेट्रो में चलते हुए भी हमारा जो युवा पुस्तकें आप अपने साथ रखें, ट्रेन में चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अपने रास्ते में इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है, उसकी इंटरनेट की जरूरत, नेटवर्क आ रहा हो तो मोबाइल काम नहीं करेगा, लेकिन पुस्तक निकालें और पढ़ें। यही इंदु जी से मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये जो ई पुस्तकें और किंडल पर जो अपनी पूरी पुस्तक डाल रहे हैं, क्या इससे पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का महत्व कम हो रहा है या नहीं? नहीं, पुस्तकों का महत्व तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, शाश्वत रहे। बिल्कुल। तो उसको रहना भी चाहिए और पुस्तकें पढ़ना हमारे मतलब हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी दोस्त है पुस्तकें। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, डॉक्टर थे वो, कि बेटा सबसे अच्छी दोस्त पुस्तकें होती हैं। पुस्तकें आपके मित्र हैं। बिल्कुल। और वो आपको ज्ञान देंगी, मतलब ये नहीं कि अगर आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगी तो आपको आगे ज्ञान ही मिलेगा, और इसलिए पुस्तकें जरूर पढ़िए। और मैं सबसे यही कहूंगी जितने भी श्रोता हैं कि आप लोग पुस्तकें पढ़िए, खरीद कर पढ़िए, जरूर पढ़िए। जी। अब देखिए, इतनी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, मैं आपसे राज साहब पूछना चाहूंगी कि पुस्तकें हिंदी में बहुत लिखी जा रही हैं, लेकिन पाठक उतने नहीं हैं। आप देखिए ना, हमारे जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों को कैसे हिंदी साहित्य से जोड़ा जाए? आप क्या विचार है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जुड़ना नहीं चाहते, हमारे कुछ प्रयास होना चाहिए उनमें रुचि पैदा करने के लिए। जितनी उनकी रुचि होती है वीडियो गेम खेलने में या टीवी देखने में या यूट्यूब देखने में, अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें कि अभी हमने परंपरा संस्था जो हमारी है उसके अंतर्गत हम हर साल बाल दिवस पे, उसके अलावा 26 जनवरी या 15 अगस्त पे बच्चों को अवश्य बुलाते हैं। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है और मैंने देखा है कि हमारे पास 20 एंट्री आती है, हम 8 को ले पाते हैं, तो बहुत उत्साह है लोगों में। बस हमें ये चाहिए कि उत्साह को बरकरार रखें और कोशिश करें कि बच्चे आगे बढ़ें, वो अवश्य आएंगे। बिल्कुल। अभी अभिभावक यदि प्रयत्न करें, घर में ऐसा माहौल हो कि सोने से पहले कहानी पढ़नी है, हिंदी की कहानी पढ़नी है या कुछ और परिचर्चा हो, और बहुत ही मतलब ये है कि उसको रुचिकर बनाया जाए। बिल्कुल। और आज इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ जी। हम लोग के बेटी दामाद दोनों ही हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और दोनों यूएस में हैं, अमेज़न में। तो हम लोग जब गए उनके पास तो उन्हें इतना अच्छा लगने लगा, इन्होंने काफी इनकरेज किया और कवियों के प्रोग्राम्स कराए, घर में भी बुलाकर और अब ऑनलाइन भी। तो दोनों ही बच्चे मेरे दामाद ने लिखना शुरू किया, और वो ऐसे कि बिल्कुल उसी समय लिखते हैं। जैसे अगर प्रोग्राम हो रहा है तो अच्छा पापा मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, देखिए। पहले तो वो चेक कराते थे, फिर पढ़ते थे, और अब तो चेक भी नहीं कराते हैं, मतलब अच्छा लिखने लगे। और इस बार मैं गई तो मेरी बेटी भी लिखने लगी है, तो इसलिए दोनों बच्चे हम लोग तो बिल्कुल बच्चे लिखते हैं। बिल्कुल। आपके प्रयास जो है वो इस और होने चाहिए। युवा पीढ़ी को दोष ना दें, उनके साथ प्रयास करे कि वो हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े। देखिए, हिंदी हमारी बेटी ने तो राज भी लगा दिया, इनका तखल्लुस जो है अपने नाम के आगे लगा लिया। पापा मैं राज लगा कर लिखूंगी। अच्छा, अरे वाह, बहुत खूब। और मैंने सोशल मीडिया पे आपके दामाद से सुनी भी है आपकी गजल, और बहुत ही सुंदर गजल है, उम्दा गजल है। तो अपने श्रोताओं को क्यों वंचित रखें आपकी उस उम्दा गजल से? तो राज साहब, आप हमारे श्रोताओं के लिए उस गजल के कुछ अंतरे गुनगुनाए कृपया। जो गजल मैंने जमाई ने जाने गाई है जी, उसके अलावा मैं एक दूसरी गजल भी शेर पढ़ रहा हूँ जी। स्वागत है आपका।
गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, कि गजलों के कारीगर जैसे हम भी हैं, और गीतों के हर अक्षर जैसे हम भी हैं। गीतों के हर अक्षर जैसे हम भी हैं, और लफ्जों के जादूगर जैसे हम भी हैं। क्या बात है। लफ्जों के जादूगर जैसे हम भी हैं, और मन ही मन इंदीवर जैसे हम भी हैं। क्या बात है। मन ही मन इंदीवर जैसे हम भी हैं। और कुछ लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं, बिल्कुल, सबको तो नहीं है, लेकिन बहुतों कुछ लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं जी। कि गुरुद्वारे के लंगर जैसे हम भी हैं। अरे वाह, गुरुद्वारे के लंगर जैसे सभी के लिए है, अमीर गरीब सभी के लिए लंगर। वाह। कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे। क्या बात। कुछ कुछ कड़वे हैं लेकिन सहलो प्यारे। जी। कोरोना के नश्तर जैसे हम भी हैं। वाह, नश्तर जैसे हम भी हैं। क्या बात है। और आशा रखो हम हैं आशाराम नहीं, कि आशा रखो हम हैं आशाराम नहीं। मत समझो आडंबर जैसे हम भी हैं। आडंबर नहीं है। कि राम अहिल्या का तुमने उद्धार किया, अगर राम अहिल्या का तुमने उद्धार किया, अरे छोटे मोटे पत्थर जैसे हम भी हैं। हम भी हैं। क्या बात है। हमारा भी जैसे उद्धार हम भी कीजिए। हैं। बहुत सुंदर। और आखिरी शेर से देखिएगा कि दुनिया भर का विष पी डाला हमने भी। क्या बात है। दुनिया भर का विष पी डाला हमने भी, कि भोले भाले शंकर जैसे हम भी हैं। बहुत उम्दा, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। भोले वाले शंकर जैसे हम भी हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर गजल है आपकी। और आपके दामाद ने ये गजल गाई थी, कौन सी दूसरी गाई है? जी जी, मैं उसकी भी एक दो शेर आपको सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है आपका, अवश्य सुनना चाहिए। रोज कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, रोज कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, पर बुलंदी आसमां की चूमता है आदमी। बिल्कुल, पर बुलंदी आसमां यदि की प्रयत्न चूमता करें तो है आदमी। जी। और 4 दिन का है फकत इस जिंदगानी का नशा, 4 दिन का है फकत इस जिंदगानी का नशा, इस नशे में उम्र सारी झूमता है आदमी। क्या बात है। इस नशे में उम्र सारी झूमता है आदमी। और चांद पर जाने के सारे रास्ते मालूम है, कि चांद पर जाने के सारे रास्ते मालूम है, पर पता अपने ही घर का पूछता है आदमी। पर पता अपने ही घर का पूछता है आदमी। और एक शेर ये है कि हमारा आपका सबका दर्द है, कि लाख कीले ठोक दो नश्तर चुबा दो उफ नहीं, कि लाख कीले ठोक दो नश्तर चुबा दो उफ नहीं, और चोट एक दिल पर लगे तो टूटता है। क्या बात, चोट एक दिल पर लगे तो टूटता है आदमी। और आखिरी शेर ये कि दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं रावणों के सिर यहाँ। क्या बात। कि दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं रावणों के सिर यहाँ, किंतु पुतले हर बरसी फूकता है आदमी। यूं तो पुतले हर बरसी फूकता है आदमी। हर बरस रावण के पुतले फूकता है, फिर भी कई रावण जन्म लेते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बधाई आपको इस गजल के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये गजलें सुनकर। लिखते रहें, और फिर मैं आपके लिए भी यही कहूंगी कि आपकी लेखनी और उम्दा लिखे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं आपके साथ जी। और निगम साहब, आप परंपरा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और ये संस्था आपने कब आरंभ की? ये मैंने अपनी नौकरी बैंक की जी रिटायरमेंट के 2.5 साल पहले छोड़ दी थी। ग्यारह से लिया था। सिर्फ इसीलिए कि मन लग गया था साहित्य में। साहित्य सेवा करेंगे। जी, फाइलों से जो थी दोस्ती छोड़ दी, फाइलों से जो थी दोस्ती छोड़ दी, जी हुजूरी नहीं हो सकी छोड़ दी। और गीत गजलों का ऐसा नशा को चढ़ा, गीत गजलों का ऐसा नशा को चढ़ा, बस इन्हीं के लिए नौकरी छोड़ दी। अरे वाह वाह, नौकरी छोड़ दी। आपने बड़े अच्छे कार्य के लिए, साहित्य सेवा के लिए नौकरी छोड़ी। तो उसके बाद ये साहित्य सेवा में लग गए, परंपरा संस्था बनाई है जी जी। और उसके अंतर्गत समाज सेवा के और साहित्य के। अच्छा, दोनों कार्य। जब इनकी दूसरी पुस्तक का विमोचन हुआ था जी गजल की, लापता है आदमी, तभी हम परंपरा संस्था का भी इन्होंने लोकार्पण किया था। और इसमें जैसे गरीबों को कपड़े बांटना, राशन बांटना, स्टेशनरी बांटना, वृक्षारोपण करना, सामाजिक कार्य जो भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ साहित्य का तो हमारा लगातार चलता ही रहता है। तो मतलब मानव कल्याण से भी ये संस्था बिल्कुल जी। देखिए, अगर कवि के हृदय में मानव कल्याण की का नहीं है तो वो वास्तव में कवि नहीं है या साहित्यकार नहीं है, जब तक उसके मन में किसी के प्रति दर्द नहीं है। बिल्कुल, दर्द से ही तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, वियोगी होगा पहला कवि, दर्द से उपजा होगा गान। तो ये बिल्कुल आपको संवेदनशीलता और दर्द, तो आपको सबसे पहले उससे जुड़ना है, चाहे वो दर्द आपका हो या किसी और का हो। आप दूसरे के दर्द को भी
अगर आप शब्द दे पाते हैं तो निश्चय ही आप एक उम्दा रचनाकार हैं, तो ये मानना पड़ेगा। और राजेंद्र भाई, आप सुना है मैंने कि आप कपिल शर्मा शो में भी गए थे और केवल शो में ही नहीं गए, वहां से जीत कर भी आए हैं, स्कूटी जीत के आए हैं। अरे वाह। हम लोग मुंबई गए थे किसी फंक्शन में, तो वहाँ पर कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिला, हम दोनों लोग गए जी। तो हम लोगों ने वहाँ माहिए पढ़े। वाह। तो माहिए पढ़ने का मौका मिल गया, जो कपिल शर्मा के शो के बारे में, और जो उस दिन एक्टर आ रहे थे अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ, उनके विषय में उनके नाम रखते हुए, क्योंकि माहौल उनका वैसे रहता है कि उनको मजा तभी आएगा जब उनको शामिल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो 2 दिन माहिए पढ़ने का मौका मिला और उससे उनको प्रभावित इतने हुए कि हमें स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटर जाएगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी में। और ये हमारे लिए एक कविता की देन है। अगर हम कविता ना पढ़ते तो क्या पूछते, किनारे में बैठे रहते, कम से कम इतना सम्मान किया उन्होंने, हमें इस स्तर तक ले गए। तो देखिए, आपने वहाँ भी रचना उस माहौल के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार आपने रचनाएं बनाई और उनको पसंद आई। वही बैठ बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले पता नहीं था कौन कलाकार आ रहा है, तो उन्होंने कहा बनाई है, क्योंकि ये कलाकार ने इनके लिए बनाई है कविता जी। तो इस शो की प्रक्रिया के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ा कपिल शर्मा शो जाने के लिए? हाँ, जिनके घर हम गए थे मुंबई में जी, उन्होंने अपने किसी मित्र के माध्यम से हमारा वहाँ पर अपॉइंटमेंट फिक्स कराया था। वहाँ तो बिना उसकी एंट्री नहीं होती जब तक पहले से प्री अपॉइंटमेंट ना हो, तो उसके बाद एंट्री होती है। अच्छा। और दंडे सप्ताह दीदी, एक बात और बताओ कि राज साहब आशु कवि हैं, तुरंत लाइनें बनाते हैं। अरे इन्होंने इसलिए वहाँ पे माहिया जो है कैटरीना और अक्षय कुमार के लिए तुरंत उसी समय बनाया। अरे वाह वाह। तो हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए वो जो आपने कैटरीना और अक्षय कुमार जी के लिए वहाँ माहिया सुनाया, हम भी सुनना चाहेंगे। हम तो कपिल शर्मा शो में जा नहीं सके आपके साथ, लेकिन उसका आनंद उठा सकते हैं हम लोग। तो मैंने जो वहाँ पर माहिया लिखा था, उन्होंने कहा कि आप कपिल जी लिख ले आए हैं, और जो हमारे कलाकार आ रहे हैं उनके लिए लिखा था। हमने कहा हमें मालूम नहीं था, कपिल तो मालूम रहेंगे शो में, लेकिन एक्टर का कौन आ रही है उन्होंने बताया, और 10 मिनट टाइम दिया कि आप लिखिए। मैंने लिखा था ये अक्षय के लिए, अक्षय करने लगी कि अक्षय को मनाना है, अक्षय को मनाना है, कैटरीना 4 बजे जॉगिंग को जाना है। अक्षय 4 बजे सुबह उठते हैं, अक्षय जी तो 4 बजे उठ जाते हैं। ये 2 चीजें मिक्स करके तुरंत बनाना पड़ा, तो ये बहुत ही सराहा गया। वो वीडियो मैंने भी आपकी देखी थी कपिल शर्मा शो की। देखिए, वहाँ भी आप साहित्य का परचम लहरा है, बहुत ही अच्छी बात। और मैंने वहाँ पे कपिल और गिन्नी दोनों के लिए पढ़ा था। अरे वाह, गिन्नी उनकी पत्नी है कपिल शर्मा जी। जी, कपिल के लिए पढ़ा था। रोतों को हंसाता है, रोतों को हंसाता है, कपिल तुम्हारा शो जीवन दे जाता है। ये सच बात है। और एक उनकी पत्नी गिन्नी के लिए लिखा था जी, तू एक अशरफी है, तू एक अशरफी है, सब कुड़ियाँ फीकी, गिन्नी तो बर्फी। अरे वाह, आपने उसी तरह से उसी लहजे में हल्का फुल्का माहौल और हल्की फुल्की रचना, हमें बहुत खुशी है। और हमें तो बहुत ही गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे राजेंद्र राज निगम जी और इंदु जी कपिल शर्मा शो में गए, और ये शो तो पूरे विश्व में विख्यात है। तो बहुत ही हमें प्रसन्नता हुई है जानकर, और ऐसे ही आप साहित्य को आगे बढ़ाते रहें, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप जो भी कार्य करें, माँ सरस्वती का और उस भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे। और हम रेडियो बूज की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप और सुंदर रचनाएं लिखें और माँ भारती की झोली भरें। तो इसके साथ ही मैं श्रोताओं आपसे भी विदा लेती हूँ। मिलते हैं संवाद कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बुजुर्ग का, और सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद।